जरा कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई, मतलब अपना पूरा रिटायरमेंट फंड एक मुख्य हाईवे के किनारे वाली जमीन पर लगा दिया। और वहां उसने एक शानदार कमर्शियल शोरूम भी बना लिया। व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। बिल्कुल। और फिर 5 साल बाद अचानक से कोर्ट का एक नोटिस आता है। उस नोटिस में लिखा होता है कि वो व्यक्ति उस शोरूम के 90% हिस्से का मालिक ही नहीं है। अरे बाप रे। हाँ, और बाकी का हिस्सा उस जमीन को बेचने वाले के किसी दूर के रिश्तेदार का है। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय बिल्कुल यही है। हमारे पास जमीन, रियल एस्टेट के कानूनों और भूमि विवादों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज और नोट्स हैं। सही कहा। आज का हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि जिस सड़क किनारे की जमीन को सबसे सुरक्षित और लाभदायक निवेश माना जाता है, वो कैसे रातों रात एक झगड़े की जमीन में बदल सकती है। ये सच में एक ऐसा डरावना सपना है ना, जो रोजाना अनगिनत निवेशकों के साथ सच साबित होता है। इस चर्चा को गहराई से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि समस्या उस भौतिक मिट्टी या जमीन के टुकड़े में नहीं है। हाँ। असली समस्या जमीन के स्वामित्व में है, मतलब ओनरशिप में। हाँ, एग्जैक्टली। ओनरशिप के कानूनी भ्रम में है। आज हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, बल्कि ये भी समझेंगे कि हमारी कानूनी प्रणाली और राजस्व रिकॉर्ड इसे किस नजरिए से देखते हैं और क्यों। अच्छा, अब देखिए, जब कोई व्यक्ति सड़क के किनारे का हिस्सा खरीदता है तो वो भौतिक रूप से उस जमीन पर जाकर खड़ा होता है। बिल्कुल। वो अपनी आंखों से देखता है कि सामने सड़क है, जमीन समतल है, और वो विक्रेता को उसी विशिष्ट चौकोर टुकड़े के पैसे देता है। लेकिन दस्तावेजों की दुनिया भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलग कैसे हो जाती है? मतलब जो चीज आंखों से साफ दिख रही है, वो कागजों पर धुंधली क्यों है? यहीं से सबसे बड़े भ्रम की शुरुआत होती है। हमारे स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी बड़े संयुक्त खाते वाली जमीन का हिस्सा लेता है, जिसे अंग्रेजी में जॉइंट होल्डिंग कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, जॉइंट होल्डिंग। तो जब कोई उस जॉइंट होल्डिंग का सिर्फ सामने वाला हिस्सा या फ्रंटेज खरीदता है, तो वो कानूनी रूप से उस विशिष्ट हिस्से का इकलौता मालिक नहीं बनता। अच्छा। हाँ, राजस्व रिकॉर्ड जैसे कि खसरा और खतौनी जमीन को एक विशिष्ट हिस्से के रूप में नहीं देखते। तो फिर वो इसे कैसे देखते हैं? वो इसे एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं, मतलब एक पूरे पॉलीगन की तरह। बिल्कुल। जब तक उस पूरी जमीन का कोई आधिकारिक सरकारी बंटवारा नहीं हो जाता, जिसे ऑफिशियल पार्टीशन कहते हैं, राइट, जब तक वो नहीं होता, वह खरीदार उस पूरे बड़े खाते में महज एक सहस्वामी या को-ओनर माना जाता है। मतलब अगर किसी ने सामने वाली सड़क की जमीन के पैसे दिए हैं, तो कागजों पर वो पीछे के हिस्से का भी थोड़ा बहुत मालिक बन जाता है। बिल्कुल। और पीछे वाला उसके सामने के हिस्से का। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देता हूँ। ये वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा पिज्जा खरीदे, लेकिन वो सिर्फ वो हिस्सा खरीदे जिस पर सबसे ज्यादा टॉपिंग्स हों, जैसे कि एक्स्ट्रा चीज और पेपरोनी। हाँ। उसने पैसे केवल उस सबसे स्वादिष्ट हिस्से के दिए हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उसे पूरे पिज्जा का केवल 10% हिस्सा मिला है। राइट। इसका मतलब है कि बाकी के 90% मालिक कभी भी आकर उस एक्स्ट्रा टॉपिंग्स वाले हिस्से पर दावा कर सकते हैं कि भाई इस टॉपिंग में हमारा भी हिस्सा है। क्या ये ऐसा ही है? ये एनालॉजी इस पूरी कानूनी जटिलता को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। कानूनी दृष्टि से संयुक्त खाते की जमीन के हर एक कण पर, रेत के हर एक जर्रे पर, एग्जैक्टली हर एक जर्रे पर सभी सह मालिकों का अधिकार होता है। अगर जमीन के पीछे वाले हिस्से में कोई सोने की खदान निकल आए ना, तो वो सामने वाला खरीदार भी उसमें 10% का हिस्सेदार होगा। अरे वाह। और ठीक इसी तरह सामने वाले हिस्से की कमर्शियल वैल्यू पर भी पीछे वाले हिस्सेदारों का पूरा हक होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है मेरे मन में। हाँ, पूछिए। अगर ये बात इतनी ही स्पष्ट है कि बिना बंटवारे के कोई विशिष्ट हिस्सा नहीं बेचा जा सकता, तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये रजिस्ट्री हो कैसे जाती है, और लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। स्रोत बताते हैं कि अक्सर स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लालच में, अच्छा, या महज कानूनी अज्ञानता के कारण लोग जमीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं। वो दस्तावेज में ये तो लिखवा लेते हैं कि उन्होंने पूरी जमीन का 1/10 भाग खरीदा है, लेकिन उस हिस्से की विशिष्ट चौहद्दी का कोई कानूनी स्पष्टीकरण दर्ज नहीं करवाते। चौहद्दी मतलब बाउंड्रीज? हाँ, बाउंड्रीज। और कई बार अगर चौहद्दी लिखवा भी ली जाए ना, तो भी अगर वो एक संयुक्त खाता है, तो कानून की नजर में किसी एक सह मालिक द्वारा बेची गई विशिष्ट चौहद्दी तब तक वैध नहीं है। जब तक क्या? जब तक बाकी सभी सह मालिकों की सहमति ना हो। ओहो, तो एक तरह से खरीदार
एक बड़े से क्लब का मेंबर बन जाता है जहां हर छोटे बड़े फैसले के लिए बाकी मेंबर्स की रजामंदी चाहिए। बिल्कुल सही पकड़े हैं। लेकिन अगर ये कानूनी दस्तावेज इतना ही त्रुटिपूर्ण है तो जमीन खरीदते समय ही या रजिस्ट्री के तुरंत बाद विवाद क्यों नहीं खड़ा हो जाता? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब ऐसा क्यों होता है कि विवाद सालों बाद सामने आते हैं? ये एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलू है। स्रोत इस पूरी प्रक्रिया को एक विलंबित संघर्ष या डिलेड कॉन्फ्लिक्ट की तरह वर्णित करते हैं। एक टाइम बॉम्ब की तरह। हाँ, एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो जमीन खरीदते वक्त नहीं बल्कि सालों बाद फटता है। कारण ये है कि खरीदार आमतौर पर जमीन का टुकड़ा लेकर उसे खाली छोड़ देता है। अच्छा। और खाली पड़ी जमीन किसी सह खातेदार को परेशान नहीं करती। हाँ, क्योंकि वहां कोई बदलाव तो हो नहीं रहा है, वो जमीन बस पड़ी है। तो इस टाइम बॉम्ब का ट्रिगर क्या है? ये फटता कब है? असली लड़ाई तब शुरू होती है जब वो खरीदार वहां निर्माण कार्य शुरू करता है। ओहो। जब वहां बाउंड्री वॉल खड़ी होने लगती है या कोई व्यावसायिक और आवासीय उपयोग शुरू होता है, जब शटर लगने लगते हैं ना, तब अचानक से उस पिज्जा के बाकी हिस्सों के मालिक जाग जाते हैं। बिल्कुल। वे देखते हैं कि उनके संयुक्त खाते की सबसे कीमती जमीन पर कोई और व्यक्ति स्थायी कब्जा कर रहा है। तब वे तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और निर्माण पर स्टे ऑर्डर ले आते हैं। स्टे ऑर्डर। यहां मैं इस तर्क को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मान लीजिए कि जमीन बेचने वाले ने खुद अपने हाथों से खरीदार को पोजेशन दिया है। उसने जमीन को इंच टेप से नापा, चारों कोनों पर खंभे गाड़े और कहा कि ये जमीन अब तुम्हारी है। और खरीदार ने वहां निर्माण भी शुरू कर दिया। ऐसे में बाकी लोगों को क्या परेशानी हो सकती है? सौदा तो सीधे बेचने वाले के साथ हुआ था ना। ये एक बहुत ही आम और खतरनाक गलतफहमी है जो लोगों को बर्बाद कर देती है। कानून भौतिक कब्जे और कानूनी टाइटल के बीच बहुत स्पष्ट अंतर रखता है। अच्छा, कैसे? जब हम इसके पीछे के कारण पर जाते हैं तो समझ आता है कि किसी एक सह खातेदार के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो पूरे खाते की सबसे बेहतरीन जमीन किसी बाहरी व्यक्ति को सौंप दे। मतलब बेचने वाले के पास खुद वो पावर नहीं थी? एग्जैक्टली। बेचने वाले ने जो मौखिक रूप से या भौतिक रूप से सड़क का हिस्सा दिया, वो कानून की नजर में केवल एक अस्थायी व्यवस्था थी, अरेंजमेंट ऑफ कन्वीनियंस। बाकी के सह मालिक इस व्यवस्था को कभी भी खारिज कर सकते हैं। नतीजा ये होता है कि खरीदार अपनी जीवन भर की पूंजी ईंट और सीमेंट में लगा देता है और वो जगह एक झगड़े की जमीन बनकर दशकों तक कोर्ट कचहरी के चक्रों में फंस जाती है। बिल्कुल सही। ये तो वाकई डरावना है। इसका मतलब है कि बिना सरकारी बंटवारे के किया गया कोई भी व्यक्तिगत समझौता बस रेत पर खींची गई लकीर है। हाँ, जो कभी भी मिट सकती है। लेकिन ये सोचकर ऐसा लग सकता है कि इस तरह के धोखे सिर्फ बाहरी लोग, अनजान प्रॉपर्टी डीलर्स या जालसाज ही करते हैं। क्या ये समस्या सिर्फ अजनबियों के बीच की है? बिल्कुल नहीं। हमारे नोट्स एक और बहुत ही दिलचस्प और जटिल सत्य को उजागर करते हैं। वो क्या? भारतीय कानून के कुछ ऐसे नियम हैं जो सगे भाइयों, चाचा भतीजों और एक ही परिवार के पीढ़ियों पुराने रिश्तों के बीच भी इसी तरह के गहरे विवाद पैदा कर देते हैं। परिवार के अंदर ही? हाँ, और इस पूरे पारिवारिक चक्रव्यूह का मूल कारण है आनुपातिक फ्रंटेज या प्रोपोर्शनल शेयर का नियम। आनुपातिक फ्रंटेज। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। कानून इस नियम को किस तरह परिभाषित करता है और ये परिवारों के अंदर विवाद कैसे पैदा करता है? देखिए, इस नियम के पीछे कानून की एक बहुत ही ठोस मंशा है। कानून ये सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी जमीन का कोई हिस्सा लैंडलॉक ना हो जाए। लैंडलॉक मतलब चारों तरफ से बंद। हाँ, मतलब ऐसा ना हो कि पीछे वाली जमीन तक जाने का कोई रास्ता ही ना बचे। इसलिए सार्वजनिक पहुंच मार्गों जैसे कि मुख्य सड़क, गांव का चक्कर रोड या पानी की नाली, इन सब पर सभी सह खातेदारों का एक आनुपातिक हिस्सा तय होता है। अगर हम इसे गणित के नजरिए से देखें, मान लीजिए एक परिवार के पास कुल 10 बीघा जमीन है जिसका 100 फुट का हिस्सा मुख्य हाईवे से लगा है। ठीक है। और किसी ने उसमें से 1 बीघा जमीन खरीदी है, तो आनुपातिक नियम के अनुसार वो व्यक्ति उस पूरी 100 फुट चौड़ी सड़क के केवल 10% हिस्से का ही हकदार है। मतलब सिर्फ 10 फुट के फ्रंटेज का। जी हाँ। भले ही उसने उस पूरे 100 फुट फ्रंट के पैसे दिए हों और भले उसकी रजिस्ट्री में लिखा हो कि उसने सड़क के किनारे वाली जमीन खरीदी है। बाप रे। कानून सार्वजनिक सुविधाओं पर किसी एक व्यक्ति के एकाधिकार को रोकता है ताकि पीछे की जमीन बेकार न हो जाए। रुकिए, यह तर्क तो पूरी तरह से हैरान कर देने वाला है। अगर किसी परिवार में पीढ़ियों पहले आपसी सहमति से यह तय हो गया था कि
बड़े भाई तुम आगे सड़क के पास खेती कर लो और छोटे भाई मैं पीछे की तरफ खेती कर लेता हूँ। हाँ, ऐसा होता है गाँव में। और दशकों से यही चला आ रहा है। तो क्या आज की तारीख में कोई अदालत इस पीढ़ियों पुराने पारिवारिक समझौते को पूरी तरह नजरअंदाज कर देगी? जी हाँ, बिल्कुल नजरअंदाज कर देगी। अरे, इसके पीछे के ऐतिहासिक और आर्थिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी है। जब वो पीढ़ियों पुराना समझौता हुआ था, तब वो जमीन सिर्फ खेती के लिए थी। हाँ, तब तो कमर्शियल वैल्यू नहीं थी। बिल्कुल, उस समय सड़क के किनारे होने का मतलब कोई व्यावसायिक लाभ नहीं था, बल्कि उसका मतलब था कि फसल पर सड़क की धूल उड़ेगी। सही बात है। लेकिन आज जब उस जमीन की प्रकृति कृषि से बदलकर व्यावसायिक हो गई है, तो पीछे वाले हिस्से के मालिक का बेटा ये देखता है कि आगे वाले हिस्से पर खेती की बजाय अब करोड़ों के दुकानें बन रहे हैं और लाखों का किराया आ रहा है। उस बेटे का साथ देगा 100%। क्योंकि भारतीय राजस्व व्यवस्था में व्यक्तिगत या पारिवारिक मौखिक समझौतों की कोई अहमियत नहीं है। जब तक सरकारी बंटवारा यानी पार्टीशन डीड कागजों पर दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड में अपडेट नहीं होता, तब तक सड़क पर सबका हक है। तो अगर किसी ने जुगाड़ से कागज बनवा लिए तो वो भी नहीं टिकेगा। कोई भी ऐसा सरकारी बंटवारा जो इस आनुपातिक नियम को तोड़ता है, मान लीजिए किसी स्थानीय अधिकारी ने गलती से या मिलीभगत से किसी एक भाई को सारा सड़क का हिस्सा दे दिया, तो उस आदेश को अपील के जरिए चुनौती दी जा सकती है। अच्छा। और उच्च न्यायालयों द्वारा उसे आसानी से रद्द कराया जा सकता है। ये सब सुन के तो कानूनी पेंच, पारिवारिक विवादों का ये चक्रव्यूह, आनुपातिक नियम की गणित, इन सब को सुनकर तो ऐसा लगता है कि किसी को भी सड़क किनारे जमीन खरीदनी नहीं चाहिए। मतलब अपना सारा पैसा बस किसी बैंक में सुरक्षित रख देना चाहिए। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन जमीन के निवेश को पूरी तरह से नकारना भी सही नहीं है। तो फिर क्या करें? स्रोत इस निराशाजनक तस्वीर के बीच कुछ बहुत ही विशिष्ट और व्यावहारिक सुरक्षात्मक रणनीतियां भी सुझाते हैं। ये समझना जरूरी है कि सिस्टम की कमियों के बावजूद खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो चलिए इन बचाव के तरीकों को डिकोड करते हैं। अगर समस्या ये है कि जमीन खाली छोड़ने पर सालों बाद विवाद होता है और सह खातेदार निर्माण के समय आपत्ति जताते हैं, हाँ, तो क्या इसका समाधान ये नहीं होना चाहिए कि खरीदार पैसे देने से पहले ही वहां विवाद को ट्रिगर कर दे? मतलब क्या कोई समझदार खरीदार जमीन का पूरा पैसा देने से पहले वहां एक ट्रक ईंटें गिरवा कर और नींव खोदवा कर ये नहीं देख सकता कि कौन विरोध करने आ रहा है? अरे वाह, ये बिल्कुल वही रणनीति है जिसे हमारे स्रोत पूर्व निर्माण परीक्षण या प्री कंस्ट्रक्शन टेस्ट कहते हैं। अच्छा, ये एक बाकायदा स्ट्रैटेजी है। हाँ, ये किसी भी खरीदार के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह काम करता है। रजिस्ट्री या बेनामा कराने से पहले विक्रेता से मौके पर कुछ प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहना एक बहुत ही स्मार्ट कदम है। राइट। यदि उस बड़े संयुक्त खाते के किसी अन्य सहमालिक को कोई आपत्ति होगी, तो वो निर्माण शुरू होते ही सामने आ जाएगा। ऐसा करने से एक बड़ी रकम फंसने से बच जाती है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। ये तो हुई जमीन खरीदने से पहले की बात। लेकिन क्या हो अगर किसी ने पहले ही बिना बंटवारे की जमीन खरीद ली है और वो इस कानूनी दलदल में फंस चुका है? अदालती प्रक्रिया तो बहुत लंबी चलती है भारत में। ये तो है। तो क्या ऐसे में खरीदार को रातों रात वहां एक भारी भरकम कंक्रीट की इमारत जैसे कोई गेस्ट हाउस या बड़ा शोरूम खड़ी नहीं कर देनी चाहिए? क्या ये कब्जा जमाओ और भूल जाओ वाली रणनीति की तरह काम नहीं करेगा, ताकि अदालत उसे गिराने से हिचकिचाए? ये एक बहुत ही आक्रामक लेकिन व्यवहारिक रणनीति है जिसका जिक्र स्रोत करते हैं, भारी निर्माण का लाभ या बेनिफिट ऑफ हेवी कंस्ट्रक्शन। तो ये काम करता है। हाँ, इसके पीछे आर्थिक बर्बादी का कानूनी सिद्धांत काम करता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में अगर किसी जमीन पर भारी पूंजी निवेश हो चुका है और एक बड़ा ढांचा पहले ही खड़ा हो चुका है, तो अदालतें उसे तुरंत ध्वस्त करने का आदेश देने से हिचकिचाती हैं। अच्छा। इसके बजाय वे यथास्थिति या स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दे सकती हैं। तो एक तरह से अदालत ये कहती है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो जब तक फैसला ना आ जाए। बिल्कुल। इससे कब्जा फिलहाल के लिए सुरक्षित हो जाता है, लेकिन ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये कोई पूर्ण कानूनी ढाल नहीं है। मतलब रिस्क अभी भी है। बहुत बड़ा रिस्क है। ये एक बचाव की मुद्रा है जो जोखिम से भरी है। अगर अंतिम फैसला खिलाफ आता है तो वो निर्माण अंततः गैरकानूनी ही माना जाएगा और उसे तोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जोखिम हमेशा बना रहता है। ऐसे में किसी भी निवेशक को जमीन की कीमत तय करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
यहाँ सही मूल्यांकन और मानसिक तैयारी की रणनीति काम आती है। निवेश करते समय ये मानकर चलना चाहिए कि कानूनी रूप से केवल आनुपातिक फ्रंटेज ही मिलेगी। मतलब जो प्रोपोर्शनल हिस्सा है बस वही। राइट। अगर कोई 10% जमीन खरीद रहा है तो उसे ये समझना चाहिए कि सड़क का सिर्फ 10% ही सुरक्षित है। इसलिए जमीन की कीमत भी उसी 10% फ्रंटेज के हिसाब से तय की जानी चाहिए, ना कि विक्रेता द्वारा दिखाए गए पूरे 100% फ्रंटेज के हिसाब से। एग्जैक्टली। विक्रेता तो बहुत कुछ दिखाएगा, पर आपको अपना गणित साफ रखना है। और इन सब रणनीतियों के ऊपर वो एक गोल्डन रूल क्या है जिसे स्रोत सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं? सबसे बड़ा और सर्वोपरि नियम एक ही है। आधिकारिक सरकारी बंटवारे के बिना निवेश करना सबसे बड़ा जोखिम है। सरकारी बंटवारा? हाँ, जमीन के विक्रेता से सिर्फ रजिस्ट्री के कागज नहीं बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बंटवारे के दस्तावेज मांगना अनिवार्य है। जब तक वो विशिष्ट जमीन एक अलग घाटा संख्या यानी खसरा नंबर या एक अलग खाते के रूप में दर्ज नहीं है, तब तक आप कोई संपत्ति नहीं बल्कि एक विवाद खरीद रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा और इन सभी स्रोत सामग्रियों का सबसे बड़ा सार ये निकलता है कि जमीन की भौतिक सुंदरता और उसकी कमर्शियल लोकेशन देकर लालच में आना बहुत आसान है। बिल्कुल। लेकिन कानूनी बारीकियों और राजस्व रिकॉर्ड की सच्चाइयों को समझे बिना सड़क के फ्रंट पर पूरा दावा करना एक समझदारी भरा निवेश नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झगड़े की खरीद है। झगड़े की खरीद, बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया। हाँ, एक ऐसा निवेश जो मुनाफे के बजाय वकीलों की फीस और मानसिक तनाव में तब्दील हो जाता है। एकदम सही। जो भी व्यक्ति अपने भविष्य के लिए जमीन में निवेश करने की योजना बना रहा है, उसके लिए आज की ये चर्चा एक अनिवार्य चेकलिस्ट की तरह काम करनी चाहिए। जमीन की भौतिक लोकेशन देखना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीन की फाइलों की लोकेशन यानी वो राजस्व रिकॉर्ड के किस पन्ने पर किस स्वरूप में दर्ज है, ये देखना कहीं ज्यादा जरूरी है। लोकेशन से ज्यादा लीगल टाइटल का स्पर्श होना जरूरी है। तो हमने आज इस बात की गहराई से जांच की कि कैसे कागजों पर खींची गई अदृश्य लकीरें जमीन पर खड़ी की गई ईंटों की दीवारों से ज्यादा मजबूत होती हैं। बिल्कुल। कैसे संयुक्त स्वामित्व एक ऐसा भ्रम है जो अच्छे भले निवेश को उलझा देता है, और कैसे अनुपातिक फ्रंटेज का नियम पीढ़ियों पुराने पारिवारिक समझौतों को भी पलक झपकते ही शून्य कर सकता है। और यही कारण है कि जमीन को सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि कानूनी अधिकारों का एक बंडल माना जाता है। जब तक वो अधिकार स्पष्ट नहीं है, तब तक मिट्टी का वो टुकड़ा किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। और इस गहन विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो इस पूरी रियल एस्टेट की दुनिया के सबसे बुनियादी नियम को ही चुनौती दे देता है। वो क्या? आज हमने चर्चा की कि कैसे जमीन के कानूनों में सार्वजनिक सड़क और सुविधाओं तक आनुपातिक पहुंच का अधिकार सबसे ऊपर है। बिल्कुल। व्यक्ति के निजी समझौते से ऊपर समाज और कानून की व्यवस्था है। तो जरा इस दृष्टिकोण से सोचिए, भविष्य में जब सरकारें स्मार्ट सिटीज के लिए नए मास्टर प्लान बनाएंगी, जब ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए नई सड़कें निकाली जाएंगी, राइट, या शहरों के जोनिंग के नक्शे पूरी तरह बदल दिए जाएंगे, तो क्या आज की ये लाखों करोड़ों की फ्रंटेज वाली जमीन जिसके लिए लोग पीढ़ियों से लड़ रहे हैं, रातों रात किसी के घर का पिछवाड़ा नहीं बन सकती? ये तो सोचने वाली बात है। अगर कानून और सरकारी योजनाएं पहुंच और सुविधाओं के नक्शे को एक झटके में बदल सकती हैं, तो क्या लोकेशन वास्तव में कोई स्थायी चीज है? या ये सिर्फ एक अस्थायी सरकारी लकीर है जो कभी भी किसी भी तरफ खींची जा सकती है? और आज का प्राइम कमर्शियल फ्रंट कल का एक सुनसान कोना बन सकता है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। इसी विचार के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। दस्तावेजों की गहराई से जांच होती रहनी चाहिए और सही सवाल पूछे जाते रहने चाहिए।